बच्चों, आज हम विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक बार फिर आपके लिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इनमें से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की अच्छी संभावना होती है। इसे आप अच्छी तरह से करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव नियंत्रण यानी कि बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल यानी कि जैव नियंत्रण। बायो मतलब क्या है? लिविंग, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। यानी कि जब हम पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जीवों का प्रयोग करते हैं, जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं? जैव नियंत्रण कहते हैं, बायो कंट्रोल कहते हैं। आधुनिक समाज में ये समस्याएं अधिक ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि कीटनाशक, रसायन और पीड़कनाशियों का जो प्रयोग होता है वो बढ़ता जा रहा है, जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है, जो प्रदूषण करता है। ये रसायन मनुष्य और जीव जंतु के लिए अत्यंत ही विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं और उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों पहुंचते हैं और उनकी बॉडी में पहुंचने के बाद उनको हार्म करते हैं। अब जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब अगर हम जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने लगे तो जो रसायन है उनका प्रयोग नहीं होगा। उससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो प्रदूषण नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा माध्यम वातावरण में, और दूसरा ये सस्ते पड़ते हैं, ये रसायन महंगे पड़ते हैं और ये एक बार लगाने के बाद इनमें जो यूज़ करने के बाद इनका जो प्रयोग होता है वो आसान हो जाता है। पुराने ही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म बनाते रहते हैं, जिससे इनका जो यूज़ होता है वो सस्ता भी बैठता है। तो जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल हैं वो है एक तो जीवाणु जो यूज़ होते हैं, दूसरा है कवक फंजाई, और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। सबसे महत्वपूर्ण जो जीवाणु होता है वो होता है राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूम्स प्लांट्स में, लेग्यूम्स प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं हमको। उन नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है और यहां बैठकर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इन नोड्यूल्स के अंदर ये सहजीवी संबंध के रूप में रहता है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब सहजीवी संबंध क्या होता है कि एक ऐसा संबंध जिसमें दो जीव इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और उनका ये संबंध एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेटरी होता है, अर्थात एक दूसरे के लिए जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना जीवन उनका सामान्यतः संभव नहीं हो पाता है। तो बदले में इस बैक्टीरिया को क्या मिलता है? लेग्यूम्स प्लांट से भोजन मिलता है, फूड मिलता है। इसके अलावा मृदा में मुक्त अवस्था में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो मृदा का स्थिरीकरण करते हैं और वो भी उर्वरक क्षमता बढ़ाने में यूज होते हैं। वो है एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम, और दूसरा होता है एजोटोबैक्टर। ये मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और मुक्त अवस्था में ये स्थिरीकरण करते रहते हैं और उर्वरक क्षमता बढ़ती रहती है मृदा की। इसके अलावा जो कवक होते हैं वो माइकोराइजा संबंध प्रस्तुत करते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किस किस के बीच में?
फंजाई यानी कि कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच में, और विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधों की जड़ों के बीच में संबंध होता है फंजाई और उच्च पादपों की जड़ों के बीच में, जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। और ये जो कवक होते हैं यहाँ पर, उनमें मुख्य रूप से जो फंजाई होता है वो होता है ग्लोमस, और ये जो माइकोराइजा होते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि ये अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे पादप यूज कर लेता है और बदले में फंजाई को भोजन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा ये कभी कभी रूट हेयर्स की तरह भी काम करते हैं और उसके जल अवशोषण में सहायता करते हैं। इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ये स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, लेकिन अधिकांश साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। जो सबसे प्रमुख हैं वो है एनाबीना, नॉस्टॉक और अदर जो होते हैं एलोसीरिया भी होते हैं। और ये धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इनका यूज होता है वो होता है पीड़कों तथा रोगों का जैव नियंत्रण, यानी कि पीड़कों से तथा रोगों का जैव नियंत्रण। मतलब पीड़क यानी कि जो पेस्ट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो रोग फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके नियंत्रण के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीवों को यूज करते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, पीड़कों तथा रोगों का जैव नियंत्रण, यानी कि जीवों द्वारा पीड़कों तथा रोगों से सुरक्षा करना। जैव नियंत्रण विधि में जो विषाक्त रसायन और कीटनाशक जो होते हैं वो हमारी निर्भरता को काफ़ी कम कर देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशेष पेस्ट को मारते हैं, पीड़कों को मारते हैं, उनको खाते हैं, जिससे हमारी फसल की सुरक्षा हो जाती है। जैसे सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis जो होता है, ये इसका जो प्रयोग होता है वो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब पिछले दशकों में जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसकी सहायता से बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन का जो जीन होती है, इसकी जो जीन होती है टॉक्सिन की, यानी कि जो विषाक्त पदार्थ होता है टॉक्सिन, उसकी जो जीन होती है उसको पहचान लिया जाता है और ये ऐसे प्लांट्स में डाल दिए जाते हैं जिस पर पीड़क आक्रमण करता है, और इन प्लांट्स में ये विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन बनते हैं और इन प्लांट्स को पीड़क के खाने पर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उस पर्टिकुलर पीरियड से, उस विशेष पीड़क से उस प्लांट की रक्षा हो जाती है। क्योंकि बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिक यानी कि विषाक्त पदार्थ बनाता है जो उन विशेष पीड़कों के लिए जहरीला होता है और उनकी मृत्यु कर देता है। और इन बैसिलस thuringiensis से उस टॉक्सिन की जीन्स को पहचान कर प्लांट्स में लगा दिया जाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से, और ये प्लांट्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉक्सिन्स खाने से इन
पादपों की, इन पीड़कों की डेथ हो जाती है और सुरक्षा हो जाती है। सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो आजकल चलता है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में जीन्स डाली गई हैं जिससे वो डिजीज उत्पन्न करने वाला जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो यहां पर आता है और टैक्सिन पीड़कों के द्वारा खाए जाने पर वो उसकी डेथ कर देता है। इसके अलावा एक फंजाई होती है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो फंजाई होती है, ये जो रोग उत्पन्न करने वाले, पादप रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगी होते, पीड़क होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको मार देते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का जो यूज होता है वो इन डिजीज उत्पन्न करने वाले रोगों के लिए, जो विशेष रूप से रूट के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, यानी कि जड़ों में जो पाए जाने वाले रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, उसको मारने का काम करती है ट्राइकोडर्मा फंगस होती है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो कीटों तथा ऑर्थोपोड्स पर हमला करते हैं, जो ये कीट पर और ऑर्थोपोडा पर। और ये इनको मार देते हैं और इनके मारने से जो ये रोग उत्पन्न करते थे फसलों में, वो फसल में रोग उत्पन्न नहीं हो पाते और हमारी फसलों का नुकसान नहीं हो जाता। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि घरेलू तथा औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्म जीवों का महत्व को समझाइए, या सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उत्पादन में हमारा जो योगदान होता है सूक्ष्म जीवों का, उसका क्या होता है। कि सबसे पहले तो जो सूक्ष्म जीव हमारे यहाँ होते हैं वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो हमारे दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, और ये रिएक्शन कर्ड यानी कि दही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो दही का उत्पादन होता है वो इस बैक्टीरिया के प्रयोग से हो जाता है। इसके अलावा जो डोसा बनाने के लिए डो बनाया जाता है, इडली, ब्रेड बनाने के लिए और अन्य चीज़ों को प्रयोग बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो सूक्ष्म जीव यहाँ पर यूज़ होता है वो नॉर्मली ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसीज। इसके अलावा जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव यूज़ होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यूज़ होता है ईस्ट सैक्रोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज सेरी विसेई। ये जो सूक्ष्म जीव है इसका प्रयोग प्राचीन समय से ही शराब बनाने में होता जा रहा है। इसके अलावा ये बेकरी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है, बन बनाने में, ब्रेड बनाने में और अन्य बेकरी के जो उत्पाद होते हैं उनको बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक बनाने में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है जैसे पेनिसिलिनम है, पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की थी। पेनिसिलिन नोटेटम नामक फंगस से ये प्राप्त हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ एल्गी से भी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, कुछ लाइकेन भी एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव हैं वो अनेक रसायनों जैसे कार्बनिक एसिड, इसके अलावा अल्कोहल, इसके अलावा एंजाइम्स, ग्रोथ फैक्टर्स आदि बनाने में भी यूज होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का जो यूज होता बनाना होता है वो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इथेनॉल के उत्पादन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई भी
यूज़ होती है। तो इस चैप्टर में आपको ये 2 मेन क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें आपको पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन प्राप्त होंगे और जो आपको एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर में, यही क्वेश्चन अक्सर इसमें रिपीट होते हैं। धन्यवाद।